नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार टांक इस यूएन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः आपके बीए एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर वालों का एक वीडियो वापस मैं आज बना रहा हूं और वो है नेशनल पावर का कॉन्सेप्ट। नेशनल पावर के ऊपर मैं आज आप लोगों के एक वीडियो लेके आया हूं, तो आप बिना देरी किए अपन चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ और इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखें। और इस वीडियो के अंदर जिस तरह की मैंने जानकारी दी है उस इन्फॉर्मेशन को उसी अंदाज के अंदर लिखें। एग्ज़ाम के अंदर ये प्रश्न आ जाता है तो उसी अंदाज में उसी फॉर्मेट के अंदर लिखें। उसमें आपको कुछ भी चीज़ अपनी तरफ से ऐड करने की मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं होगी। चलिए पहले देखते हैं अपन अपनी वीडियो की तरफ। पहला देखिएगा, नेशनल पावर एंड इट्स एलिमेंट। राष्ट्रीय जो शक्ति होती है और इसके जो एलिमेंट कौन कौन से हैं उसके ऊपर अपने को इस वीडियो के अंदर चर्चा करनी है। चलिए इंट्रोडक्शन, सबसे पहले अपना आता है इंट्रोडक्शन। नेशनल पावर इज़ की कंपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यानी कि जो राष्ट्र का जो राष्ट्रीय पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बेसिकली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल फॉर पावर एमंग द नेशन in which each nation seek to secure its desired goal and objective of national interest। यानी कि बेसिकली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो ये जो नेशनल पावर का कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि भाई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ द प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो संघर्ष का हिस्सा है, संघर्ष की एक प्रक्रिया है। फॉर पावर यानी कि शक्ति को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर संघर्ष होता है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। ये किसके लिए होते हैं? ये इंटरनेशनल पावर को प्राप्त करने के लिए। एमंग द नेशन, जो राष्ट्रों के बीच में जो संघर्ष होता है वो राष्ट्रों के बीच में संघर्ष किस चीज़ के लिए होता है? दैट इज़ द नेशनल पावर इन विच ईच नेशन सीक टू सिक्योर इट्स डिज़ायर्ड गोल। इससे जो नेशनल पावर है, नेशनल पावर है, इससे क्या होता है कि प्रत्येक राज्य अपने जो इच्छाएं हैं, अपने जो उद्देश्य हैं, अपने जो गोल्स हैं, लक्ष्य, उनको या अपने राष्ट्र के हित को पूरा करता है। तो राष्ट्र के हित को, अपने देश के उद्देश्यों को या राष्ट्र के जो ऑब्जेक्टिव हैं या गोल्स हैं या अपनी जो इच्छाएँ हैं, डिज़ायर्ड हैं, उनको इच्छाओं को पूरा करने का एक माध्यम है, वो है नेशनल पावर। Because of this absence of the sovereign or of a fully powerful centralized international machinery making authoritative allocation of values among the nation, and because of the sovereign status of each nation state, the securing of national interest by each state is always done by the use of इट्स नेशनल पावर। यानी कि मैंने अभी ये बताया कि सबसे पहले यदि आपको नेशनल पावर के ऊपर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है तो ये इंट्रोडक्शन की जो 4-5 लाइनें मैंने अभी आपके सामने लिखी हुई है, इन 4-5 लाइनों को इसी तरह से, इसी अंदाज में आपको लिखनी है। कुल मिला के नेशनल पावर का कॉन्सेप्ट क्या है? नेशनल पावर का कॉन्सेप्ट यह है कि किसी भी देश में, देश के अपने जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, अपनी जो डिज़ायर होती है, अपने जो गोल होते हैं, इन गोल को प्राप्त करने का एक अच्छा सा तरीका है, वो है नेशनल पावर। यानी कि राष्ट्र शक्तिशाली नहीं होगा तो उसके जो गोल है वो अचीव नहीं कर पाएगा। चलते हैं अपन दूसरी वाली स्लाइड की तरफ। दूसरी वाली स्लाइड क्या है? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ नेशनल पावर। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ नेशनल पावर, यानी कि जो राष्ट्र शक्ति है, नेशनल पावर है, इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है? तो सबसे पहले तो अपने को इंट्रोडक्शन लिखना है। यदि ये प्रश्न आ जाता है तो इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में जो वो मैंने एक स्लाइड बताई थी उस स्लाइड का मैटर लिखना है। उसके बाद में दूसरी हेडिंग डालनी है आपका मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ नेशनल पावर, यानी कि इसका अर्थ क्या है, इसकी डेफिनेशन कौन कौन सी होती है नेशनल पावर की। तो देखते हैं इसमें। नेशनल पावर इज अ कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ नेशन, यानी कि नेशनल पावर क्या होता है? कैपेसिटी कह सकते हो या एबिलिटी कह सकते हो। किसी भी राष्ट्र की कैपेसिटी या एबिलिटी जो होती है उसको हम नेशनल पावर कहते हैं। which it can get the will obeyed by the other nation, यानी कि नेशनल पावर क्या होता है कि भाई किसी भी राष्ट्र की वह क्षमता जो अपनी आज्ञाओं को किसी दूसरे नेशन से मनवा सके। यदि आप अपनी आज्ञा को किसी दूसरे के द्वारा मनवा रहे हो, आपने कोई मन में ठाना है और मन में जो आपने बात ठान रखी है, अगर आपके पास वह क्षमता है कि आपने जो बात ठानी है उसको आप दूसरों के थ्रू मनवाएं, तो इसका मतलब आप पावरफुल है। यही बात क्या हो रही है? नेशनल के संदर्भ में हो रही है। यदि राष्ट्र अपनी किसी बात को किसी दूसरे राष्ट्र से मनवाना चाहता है या मनवा सकता है तो हम उसको कहते हैं कि दैट इज़ द नेशनल पावर। इट
इन्वॉल्व द कैपेसिटी ऑफ यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट, यानी कि इसके अंदर क्या क्या शामिल हो सकते हैं। नेशनल पावर के अंदर किसका प्रयोग कर सकते हैं अपन, यूज ऑफ फोर्स का, बल का प्रयोग भी कर सकते हैं, थ्रेट्स का प्रयोग भी कर सकते हैं, और यूज ऑफ द फोर्स ओवर द अदर नेशन, यानी कि अब जो नेशनल पावर यदि बढ़ाना है तो हमें इन तरीकों से, फोर्स के द्वारा, थ्रेट्स के द्वारा, इसकी भी किसी भी तरीके से हमें किसी दूसरे देश के ऊपर अपने बल का प्रयोग करते हैं या अपन किसी दूसरे देश से अपनी आज्ञाओं को मनवाते हैं, तो इसका मतलब आप पावरफुल हैं। विद द यूज ऑफ नेशनल पावर अ नेशन इज़ एबल टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर नेशन, यानी कि हम इस नेशनल पावर का जब यूज़ करते हैं और यूज़ करके यदि हम किसी दूसरे देश के नेशनल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, इसका मतलब क्या है कि भाई आपका जो देश है आप पावरफुल है। यानी कि नेशनल पावर का डेफिनेशन क्या हो सकता है या मीनिंग क्या हो सकता है कि जब हम किसी अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, कैपेसिटी एंड एबिलिटी के द्वारा यदि हम किसी दूसरे देश को अपनी आज्ञाओं का पालन करवाते हैं या उसका जो बिहेवियर है उसको यदि अपन कंट्रोल करवाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम जो है वो नेशनल पावर है। अब इसमें दो लोगों ने, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने डेफिनेशन दिए, लेकिन हमने यहाँ पर दो डेफिनेशन लिखी है जो हमें इंपॉर्टेंट लगी और आपको भी इसी तरह से एग्जाम में इसको लिखना है। अकॉर्डिंग टू हार्टमैन इसकी डेफिनेशन क्या देता है नेशनल पावर की, नेशनल पावर डिनोट द एबिलिटी ऑफ ए नेशन टू फुलफिल नेशनल गोल्स। नेशनल पावर क्या बताता है कि उस नेशनल पावर डिनोट करता है किसको, एबिलिटी ऑफ नेशन, राष्ट्र की उस क्षमता और उस योग्यता को जो कि अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा कर सके, राष्ट्र के गोल को पूरा कर सके। यानी कि नेशनल पावर के द्वारा कोई भी राष्ट्र अपनी जो आवश्यकताएं हैं, उनको, अपने जो गोल्स हैं उन गोल्स को पूरा कर सकता है। इट टेल अस एज टू हाउ मच पावरफुल और वीक अ पर्टिकुलर नेशन इज इन द सिक्योरिंग इट्स नेशनल गोल्स, यानी कि यह बात हमें बताती है कि कोई भी राष्ट्र कितना पावरफुल है और कितना कमज़ोर है। ये बात जब हमें पता चलता है कि ये किससे पता चलता है, ये नेशनल पावर से पता चलता है कि कोई भी नेशन है वो अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों को, राष्ट्र के लक्ष्यों को किस तरह से पूरा करता है। यदि हमें ये बात वो किसी दूसरे देश से मनवा सकता है तो इसका मतलब वो क्या है कि वो राष्ट्र पावरफुल है, और यही हार्टमैन ने ये डेफिनेशन दी है। फिर आता है दूसरा, अकॉर्डिंग टू पैडलफोर्ड एंड लिंकन, एक और पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, इन्होंने डेफिनेशन दिया है कि नेशनल पावर इज दैट कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, नेशनल पावर क्या है, इज दैट कॉम्बिनेशन ऑफ पावर एंड कैपेसिटी ऑफ द स्टेट विच द स्टेट यूज फॉर फुलफिलिंग द नेशनल इंटरेस्ट एंड गोल्स। यानी कि जो नेशनल पावर है वो आपके फुलफिल करने का एक पूरा ग्रुप है, जिससे आपके अपने राष्ट्र के जो हित है, नेशनल का जो इंटरेस्ट है, उसको आप पूरा कर सकते हैं। स्टेट यूज फॉर फुलफिल इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड गोल्स, ठीक है। यानी कि हमने अपने राष्ट्र ने जो गोल निर्धारित किए हैं, हम उनको किस तरह से पूरा करते हैं, और यदि हम पूरा करते हैं तो इसका मतलब हम क्या है, नेशनल जो है वो पावरफुल है। ये अपने पास कॉन्सेप्ट है। चलिए, दो लोगों की डेफिनेशन मैंने आपको बताई इस तरह से। सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन बताया आपको, इंट्रोडक्शन के अंदर वो एक पेज जो मैंने एक स्लाइड बना रखी है वो लिखनी है। उसके बाद दूसरी मेजर हेडिंग डालनी है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द नेशनल पावर, और इसमें आपको ये इतना सा तो ये लिखना है, और फिर इसके बाद में हार्टमैन और पैडलफोर्ड एंड लिंकन की डेफिनेशन आपको लिखनी है। चलते हैं अपन अगली वाली स्लाइड की तरफ। अगली वाली स्लाइड क्या कहती है, अगली वाली स्लाइड जो है वो आपकी कहती है कि नेचर ऑफ नेशनल पावर, यानी कि जो ये नेशनल पावर का नेचर क्या होता है, इसका नेचर किस तरह का, नेशनल पावर का जो नेचर होता है वो किस तरह का हो सकता है। देखिएगा, पावर इज डिफरेंट फ्रॉम फोर्स एंड इन्फ्लुएंस। इसका नेचर देख रहे हैं, नेशनल पावर की प्रकृति क्या होगी। इसमें पहला पॉइंट आपको इसी तरह से पॉइंटों में ही लिखना है, ये जो 10-11 पॉइंट लिखना है इसी तरह से, अंदर कुछ नहीं लिखना है, आप एक एक पॉइंट लिखते जाना बस। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इस तरह से हेडिंग डाली आपने नेचर ऑफ नेशनल पावर, उसके बाद में सीधे पॉइंट डाल देना। पावर इज अ डिफरेंट फ्रॉम फोर्स एंड इन्फ्लुएंस। पावर जो होता है वो डिफरेंट होता है किससे, फोर्स एंड इन्फ्लुएंस से। ये पहली आपके इसका नेचर है। दूसरा, नेशनल पावर इज अ बोथ मीन्स एंड एज वेल एज द एंड। नेशनल पावर क्या है, दोनों ही है। नेशनल पावर इज ए बोथ, मीन्स भी हैं और एज वेल एज एंड भी है। यानी कि हम किसी भी चीज़ को प्राप्त करना है, नेशनल इंटरेस्ट को प्राप्त करना है, तो हमें क्या चाहिए, नेशनल पावर चाहिए। जब तक हमारे पास पावर नहीं होगा तो हम किसी अपने उद्देश्य को कोई पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या कहा, ये एक मीन्स भी है, ये एक साधन भी है जिसके द्वारा हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हैं, एज वेल एज द एंड। यानी कि कोई भी राष्ट्र
इसलिए प्रयास करता है कि वो पावरफुल बने। तो अपने आप में ये क्या है, एक एंड भी है, गोल भी है। नेशनल पावर क्या है, मीन्स भी है और गोल भी है, मीन्स एंड एंड बोथ, ठीक है। तीसरा देखिए, नेशनल पावर इज एन एबिलिटी टू सिक्योर नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल पावर क्या है, इट्स एबिलिटी टू सिक्योर नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र के जो हित हैं उसको प्राप्त करने का एक तरीका है, उसको सुरक्षित करने का एक तरीका है। चौथा पॉइंट, इट इज़ डायनेमिक इन नेचर। नेशनल पावर का जो नेचर है वो क्या है, डायनेमिक है, गतिशील है। आज इस देश के पास है, कल उस देश के पास हो सकता है। आज ये देश पावरफुल है, कल वो देश शक्तिशाली हो सकता है ना। अलग अलग संस्थाओं में पावर ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इस तरह से जो नेशनल पावर है वो क्या, डायनेमिक है इन नेचर। नेशनल पावर वेरीज नेशन टू नेशन। नेशनल पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो वेरी करता है नेशन टू नेशन के अंदर, ठीक है। छठा पॉइंट, देयर आर सेवरल एलिमेंट ऑफ द नेशनल पावर, यानी कि नेशनल पावर के बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, हम आगे वाली स्लाइड के अंदर चर्चा करेंगे। देयर इज डिफरेंट बिटवीन द एक्चुअल पावर एंड पोटेंशियल पावर ऑफ द नेशन, यानी कि यहाँ पर एक्चुअल पावर और पोटेंशियल जो पावर होता है उसमें भी डिफरेंस होता है, ये उसके नेचर्स बता रहे हैं। आठवां पॉइंट क्या है, नेशनल पावर इज़ बेक्ड बाय द सैंक्शन, यानी कि नेशनल पावर आता कहाँ से, वहाँ की जनता से आता है, जो उसे समर्थन दे रहे हैं, जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से उसका नेशनल पावर बनता है। नेशनल पावर डिपेंड ऑन द यूज़, नेशनल पावर डिपेंड ऑन इट्स यूज, यानी कि नेशनल पावर इसके उपयोग के ऊपर तय करता है कि आप कोई भी देश पावरफुल है तो ये पता कैसे चलेगा कि कोई देश पावरफुल है। हम जब तक उसका यूज़ नहीं करेंगे, हमारे पास कितने वेपन्स हैं, हम जब तक वेपन्स का यूज़ नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे वेपन्स कितने यूज़फुल है। तो नेशनल पावर का कॉन्सेप्ट भी यही है कि हम जब यूज़ का यूज़ करते हैं तो हमें पता चलता है, जब हम अखाड़े में जाते हैं तो हमें अपनी शक्ति का एहसास होता है, ठीक है ना। आगे देखिए 10वां, इट इज़ नॉट ए मैटेरियल पावर, ये कोई भौतिक पावर नहीं है, ये पावर कई तरह का हो सकता है, आगे वाली स्लाइड में अपन देखेंगे। इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ नेशनल पावर, नेशनल पावर का जो नेचर है वो इंटीग्रेटेड है, समन्वित है, ठीक है। चलते हैं अपन अगली वाली, ये आपको इसी तरह से लिखना है। ये जो 10-11 पॉइंट मैंने नेशनल पावर के बता रखे हैं, इन नेशनल पावर के जो नेचर है वो नेचर को आपको इसी तरह से आपको लिखना है, ध्यान रखना, ये पॉइंट लगाना है, अंदर आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। चलते हैं अपन अगली वाली स्लाइड की तरफ। देखिए ये क्या है, काइंड्स और फॉर्म ऑफ द नेशनल पावर, यानी कि जो नेशनल पावर है इसके प्रकारों की बात करी गई, किस किस प्रकार के नेशनल पावर हो सकते हैं, है ना। सबसे पहले मिलिट्री पावर हो सकता है, दूसरा इकोनॉमिकल पावर हो सकता है, तीसरा साइकोलॉजिकल पावर होता है। ये कुछ पावर्स हैं जिसका हमने यहाँ जिक्र किया है कि काइंड्स क्या क्या है, फॉर्म क्या क्या है नेशनल पावर के। तो मिलिट्री पावर, यानी कि जिस देश की सेना जितनी मजबूत होगी वह उतना देश महत्वपूर्ण माना जाएगा, उतना ही वह इम्पोर्टेंट माना जाएगा। तो जहाँ मिलिट्री पावर ज़्यादा है वो नेशनल जो है वो पावरफुल है, ठीक है, वो नेशन पावरफुल है। दूसरा इकोनॉमिकल पावर, जो जितना आर्थिक रूप से साउंड है, जो जितना आर्थिक रूप से मजबूत है, जो जितना डेवलप है वो इकोनॉमिकली पावर है, तो इसका मतलब वो देश पावरफुल देश है। जैसे हम अमेरिका की बात करते हैं, आर्थिक रूप से हमसे कई गुना आगे है, मिलिट्री के रूप में कई गुना आगे हैं, तो हम कहते हैं ना कि भाई अमेरिका जो है पावरफुल कंट्री है। पावरफुल का मतलब उसकी भुजाओं में ताकत नहीं, उसके जो रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं अपन। और फिर आता है तीसरा साइकोलॉजिकल पावर, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो राजनीतिक जागरूकता है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है, वो कितनी है, लोग अपने सिस्टम के प्रति कितने अवेयर हैं, लोग अपने देश के प्रति कितना वो डेडिकेटेड हैं। तो ये आपकी साइकोलॉजिकल पावर आती है। नेशनल पावर इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर एंड साइकोलॉजिकल पावर, यानी कि ये नेशनल पावर में सब सारी चीज़ें मिल जाती है, तब हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो नेशनल पावर बन चुका है। यानी कि उसके पास मिलिट्री पावर भी होना चाहिए, इकोनॉमिक पावर भी होना चाहिए एंड साइकोलॉजिकल पावर भी, यानी कि वहाँ के लोगों की समझ भी इतनी होनी चाहिए। चलते हैं अपन अगली वाली स्लाइड के, यहाँ तक आप वापस सुनो, यहाँ तक ध्यान रखना। हमने 3 चीज़ें पढ़ ली है। सबसे पहले हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद में जो दूसरी हेडिंग डाली थी हमने वो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द नेशनल पावर पढ़ा, और वहाँ पर हमने 2 लोगों की डेफिनेशन देखी है। और तीसरी स्लाइड जो अपनी महत्वपूर्ण है वो है आपकी काइंड्स ऑफ फॉर्म ऑफ नेशनल पावर, काइंड्स या और फॉर्म ऑफ नेशनल पावर, जिसमें हमने मिलिट्री पावर देखा, इकोनॉमिकल पावर देखा और साइकोलॉजिकल पावर देखा। अब चलते हैं अपन अगली नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड क्या है, मेथड ऑफ एक्सरसाइजिंग नेशनल पावर, यानी कि किसी भी राष्ट्र का जो नेशनल पावर है उसको बढ़ाने के तरीके क्या क्या हैं, किस तरह से नेशनल पावर को बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए इसमें
सबसे पहले आपका है परसुएशन, ठीक है, दूसरा रिवार्ड, तीसरा पनिशमेंट, मैनिपुलेशन, फोर्स, और इसके बाद में डोमिनेंस। ये जो 4, 5, 6 पॉइंट आपके सामने दे रखे हैं, इसके द्वारा आप अपने नेशनल पावर को बढ़ा सकते हैं। रिवार्ड के द्वारा अपने देश की शक्ति बढ़ानी है तो आप किसी देश को, अपने दूसरे देश को अपने कब्जे में करिए, पुरस्कार देकर करिए या सज़ा देकर करिए या उसमें बदलाव करिए या उसमें अनुनय विनय के द्वारा करिए, परसुएशन के द्वारा करिए, या आप उसको डोमिनेंस करके करिए, अपनी डोमिनेंसी वहाँ दिखा कर करिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके क्या है, नेशनल पावर को वास्तव में धरातल पर लागू करने की चीज़ें हैं। आप एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, इन सभी के द्वारा आप ये बता सकते हैं कि हमारा जो देश है वो नेशनल जो है वो पावरफुल है। तो ये कुछ पॉइंट अपने जो मेथड ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ नेशनल पावर के हैं। इसके बाद चलते हैं अपन अगली वाली स्लाइड की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको इसी तरह से एग्ज़ाम में लिख के आनी है, बिल्कुल ध्यान रख लेना, आपको इसी तरह से एग्ज़ाम में इसको लिख के आना है, बिल्कुल भी कुछ इसमें हेर बदल नहीं करना है। सबसे पहले डिप्लोमेटिक, ये इसी तरह की टेबल बना के आनी है, डिप्लोमेटिक, इंफॉर्मेशनल, मिलिट्री और इकोनॉमिक, यानी कि इंस्ट्रूमेंट, यानी कि हमें अपने नेशनल पावर को बढ़ाने के उपकरण कौन कौन से, किस किस तरह से हम अपने नेशनल पावर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने डिप्लोमेटिक के अंदर देखते हैं। डिप्लोमेटिक के अंदर क्या करते हैं हम, नेशनल पावर को बढ़ाने के लिए हम एक दूसरे देश के अंदर एम्बेसडर नियुक्त करते हैं, एम्बेसीज बनाते हैं, रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, पहचान अपनी दिलाते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, हम ट्रीटीज़ करते हैं किसी दूसरे देश के साथ में, किस तरह की ट्रीटीज़ करनी है या नहीं करनी है वो सब बातें करते हैं। पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करते हैं कि हमने किस देश के साथ में किस तरह की पॉलिसी लागू कर रखी है। तो और इंटरनेशनल फोरम के ऊपर हम बात करते हैं, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें जाके हम अपनी बात को रखते हैं और वो अपनी बातों को किस हद तक मानते हैं, ये सभी बातें अपनी डिप्लोमेसी तय करती है। और राष्ट्र की जो पावर जो है, नेशनल जो पावर है, उसको बढ़ाने का एक तरीका है, एक उपकरण है, दैट इज़ डिप्लोमेटिक। और इसी डिप्लोमेटिक के अंदर ये आप इस तरीके अपना बातें अपना सकते हैं। ये बातें जो हैं, जैसे नेगोशिएशन के द्वारा, आप डिप्लोमेसी के द्वारा, ट्रीटीज़ के द्वारा, पॉलिसीज़ के द्वारा, या फिर एम्बेसीज़ के द्वारा या एम्बेसडर्स के द्वारा आप अपने राष्ट्र को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन किस तरह से नेशनल पावर को बढ़ाने में काम करता है। देखिए, मिलिट्री इन्फॉर्मेशन, हम कितना किसी दूसरे देश के बारे में, मिलिट्री के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये हमारे राष्ट्र के पावर को बढ़ाता है। हमें ये पता हो जाता है कि भाई फलाने देश के पास में, इस देश के पास में इतना पावर है, तो हम भी अपने पावर को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये कहीं न कहीं हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए ताकि हम अपने राष्ट्र की शक्ति को बढ़ा सकें। दूसरा पब्लिक डिप्लोमेसी, तीसरा पब्लिक अफेयर्स, कम्युनिकेशन रिसोर्सेज, इंस्ट्रूमेंशनल फोरम, स्पोक पर्सन, टाइमिंग, मीडिया एंड वेन्यूज़ फॉर द अनाउंसमेंट। ये सारी बातें इन्फॉर्मेशन के अंदर शामिल होती है और इसके द्वारा आप नेशनल पावर को हासिल कर सकते हैं। तीसरा मिलिट्री, थर्ड पॉइंट है मिलिट्री, एम मतलब मिलिट्री। मिलिट्री ऑपरेशन, यानी कि किसी देश के अंदर आपने अगर कोई ऑपरेशन चलाया है, वो कितना सक्सेसफुल रहा है, उस मिलिट्री ऑपरेशन का वहाँ पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसका मतलब अगर अधिक इम्पैक्ट पड़ा है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो वाला देश हमें ये समझेगा कि भाई इसके पास ज़्यादा पावर है, ये राष्ट्र ज़्यादा शक्तिशाली है। एंगेजमेंट, सिक्योरिटी स्कोप, डिटरेंस, शो ऑफ फोर्स एंड मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, साइज, कंपोजिशन ऑफ फोर्स, ये सारी बातें, ये आपकी सारी बातें राष्ट्र के पावर को, नेशनल पावर को बढ़ाने के उपकरण हैं। आपके पास टेक्नोलॉजी कितनी है, आपके पास फोर्स कितनी है, आपके पास मिलिट्री टेक्नोलॉजी कितनी है, आपके पास में साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्स कितना है, संगठन कैसा है, उस सेना का संगठन कैसा है, ये सभी आपके नेशनल पावर को बढ़ाने के काम करते हैं। इसके बाद में लास्ट बट नॉट लिस्ट, इकोनॉमिक। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि नेशनल पावर जब बढ़ेगा जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होंगे, जिसमें ट्रेड पॉलिसी आ जाती है, फिस्कल एंड मॉनेटरी फंड पॉलिसीज आ जाती है, और ट्रैफिक्स या टैरिफ आ जाते हैं, नॉट ट्रैफिक, टैरिफ आ जाते हैं। टैरिफ का मतलब टैक्सेशन से रिलेटेड, आप किसी दूसरे देश की चीज़ें हमारे यहाँ पर किस तरह से बेचते हैं, उसके ऊपर क्या टैक्सेशन लगते हैं, वो टैरिफ के नियम किस तरह के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे इसके अंदर आ जाती है। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले मैंने बताया इंट्रोडक्शन, उसके बाद में डेफिनेशन एंड मीनिंग एंड डेफिनेशन, उसके बाद में हमने नेचर ऑफ नेशनल पावर, इसके बाद में चौथा पॉइंट हमने सब पॉइंट देखा इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल
नेशनल पावर। इसमें इसी तरह का डायग्राम आपको बनाना है। हो सकता है कि आप इसमें से सारे पॉइंट याद न रख पाओ, लेकिन 2-2, 3-3 पॉइंट तो डिप्लोमेटिक के अंदर भी 2-3 पॉइंट याद रख लेना जो इजी लगे। इन्फॉर्मेशनल के अंदर भी 3-4 पॉइंट आपको याद रख लेने हैं, मिलिट्री के अंदर भी इस तरह से और इकोनॉमिक्स के अंदर भी इस तरह से। चलते हैं अपन अगली वाली स्लाइड की तरफ। हाँ, एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर। अब अपना आता है एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर, यानी कि जो राष्ट्र की जो पावर है उसको बढ़ाने के तरीके कौन कौन से हैं, यानी कि हम किस तरह से राष्ट्र की पावर को बढ़ा सकते हैं, इसके तत्व कौन कौन से, एलिमेंट कौन कौन से, किसी भी राष्ट्र को पावरफुल बनाने के एलिमेंट कौन कौन से हैं। क्या कह सकते हैं कि भाई हमारा राष्ट्र पावरफुल है, इसका क्या डेफिनेशन हम दे सकते हैं, किस हिसाब से हम उसको माप सकते हैं कि भाई ये किस अंदाज में हम उसको कह सकते हैं कि हमारा देश पावरफुल है। तो पहला पॉइंट इन्होंने बताया है कि ज्योग्राफी। सबसे पहले हम ये किसी राष्ट्र को पावरफुल बनाने का एक अच्छा सा तरीका है, एलिमेंट है, तत्व है, दैट इज़ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पहला पॉइंट है जिसके अंदर वापस क्या है, वो देश कितना बड़ा है, उसकी मैप किस तरह का है, उसका लोकेशन क्या है, उसका क्लाइमेट वहाँ कैसा है, उनकी बाउंड्रीज कैसी है, टोपोग्राफी कैसी है। ये कुछ बातें जो है वो आपके देश को मजबूत बनाती है। जैसे यदि हम हिंदुस्तान की बात करें तो खैर अभी तो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें, रॉकेट साइंस हो रही है, इतनी सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन आज से पहले पुराने ज़माने के अंदर या स्वतंत्रता से पहले इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान के अंदर नहीं थी। तो हमारा जो हिमालय है, वो हिमालय यानी कि जोग्राफिकल जो हमारा लोकेशन है, मैप है, वो हमें दुश्मनों से बचाए रखा था। इतने सालों से हम किसी दूसरे आक्रांताओं के शिकार इसीलिए नहीं हुए कि उत्तर के अंदर बहुत बड़ी एक विशाल हिमालय की श्रृंखला बनी हुई है, और साउथ में चले जाइए तो एक विशाल हिमालय समुद्र, आपको समुद्र सागर मिलेगा जहाँ को पार कर कर इस भारत भूमि पर आना पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी जो होती है वो आपके देश को मजबूत बनाती है। आपकी लोकेशन किस जगह है, वो लोकेशन आपको मजबूत बनाती है। तो ये राष्ट्र के पावर को बढ़ाने का एक तरीका है। क्लाइमेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है नेशनल पावर में। किसी भी राष्ट्र के नेशनल पावर कहने में उस क्षेत्र की जलवायु, क्लाइमेट कैसा है, ठंडा है, गर्म है या फिर किस और तरह का है, तो ये क्लाइमेट, बाउंड्रीज, टोपोग्राफी, ये सारी चीज़ें जो है आपकी नेशनल पावर को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलते हैं अपन अगले वाले पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है नेचुरल रिसोर्सेज। देखिएगा, पहले वाले पॉइंट में ज्योग्राफी लिखा और ज्योग्राफी में फिर ये सारे बातें लिखनी है। फिर दूसरे वाले पॉइंट में हमने नेचुरल रिसोर्सेज लिखे हैं। सेकंड पॉइंट पड़ेगा नेचुरल रिसोर्सेज, पहला पड़ा ज्योग्राफी, दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज। ज्योग्राफी के अंदर तो हमने साइज, मैप, लोकेशन, ये सारी चीज़ें हमने डाली थी। अब नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर हम क्या लिखेंगे, मिनरल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, यूरेनियम, कोयल एंड आयरन, कॉपर, लीड, गोल्ड, सल्फर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ग्रीन रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट, ये सारी बातें जो आपकी नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आती है। यानी कि किसी भी देश के पास में किस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कितनी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यह बहुत इम्पोर्टेंट बात है। यदि जिस देश के पास में जितने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होंगे वह देश उतना ही पावरफुल माना जाएगा। उसके पास मिनरल रिसोर्सेज कैसे हैं, उसके पास में पेट्रोलियम प्रोडक्ट किस तरह का है, क्रूड ऑयल की क्या स्थिति है, यूरेनियम कैसा है, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें उसके पास में होगी तो वो इससे इसको बेचकर या अपनी जो इन सारी चीज़ों को मार्केट में सेल आउट करके वो अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है और एक पावरफुल देश बन सकता है। आप जानते हैं कि सऊदियन जो कंट्रीज़ हैं, अरबियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर क्या है, ऑयल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है और ऑयल की वजह से ही वहाँ पर वो एक बहुत ही जो है पैसे वाला इलाका देश माने जाते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज उस धरती के अंदर बहुत ज़्यादा। इसी तरह से यदि अफ्रीका के अंदर चले जाइए तो अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका के जो बड़े बड़े घने जंगल हैं, बड़ा इलाका है, वहाँ पर भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो वो भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो आपके नेशनल पावर को बढ़ाने का काम करते हैं। चलिए, पहला हमने ज्योग्राफी लिखा, दूसरा हमने नेचुरल रिसोर्सेज लिखा। अब चलते हैं अपन तीसरे वाले के ऊपर। तीसरा क्या है, पॉपुलेशन। ये सीधा पॉइंट है, इसके अंदर वापस कोई सब पॉइंट नहीं है। जैसे पहले ज्योग्राफी वाले में सब पॉइंट बने हुए थे, इसी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर सब पॉइंट बने हुए थे, लेकिन यहाँ पर कोई सब पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना। ये पॉपुलेशन यानी कि किसी देश की जनसंख्या कितनी है, अगर जनसंख्या अच्छी खासी जनसंख्या है तो वो राष्ट्र पावरफुल माना जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है वहाँ पर, वहाँ की टेक्नोलॉजी कैसी है, यदि हाई टेक्नोलॉजी है तो वो अपने आप में पावरफुल कंट्री माना जाएगा। मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस किस तरह की है, नेशनल कैरेक्टर किस तरह का है,
है, यानी कि वहाँ का जो लोगों के जो राष्ट्र के प्रति भावना है किस तरह की, उनका नैतिकता का स्तर क्या है, इथिक्स कितनी मजबूत है उनकी, क्वालिटी एंड टाइप ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि किसी भी देश को मजबूत बनाने के लिए जो गवर्नमेंट होती है उसका क्वालिटी किस तरह का है, कहीं गवर्नमेंट करप्ट तो नहीं है, सरकारें किस तरह की है, और सरकारों का प्रकार क्या है, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या डिक्टेटरशिप है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या तानाशाही वाली है, किस तरह की जो सरकारें हैं ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बताती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके राष्ट्र को मजबूत बनाने में। इसके बाद में लीडरशिप, यानी कि उस देश के नेतागण कैसे हैं, जो नेतृत्व करता है, लीडर हैं, वो लीडर कितने प्रभावशाली हैं, इन्फ्लुएंस रखते हैं। यदि उनका प्रभाव अच्छा होगा तो कहीं न कहीं विश्व के अंदर आप अपनी एक छाप अपने देश की दिखा पाओगे और अपने राष्ट्र को एक मजबूत रूप में उनके सामने दिखा पाओगे, विश्व के सामने। इस तरह से हम यदि बात करें तो प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी हैं अभी वर्तमान में, तो उनके नेतृत्व के अंदर किस तरह का देश प्रगति कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एक मजबूत लीडरशिप जो है वो आपके राष्ट्र को पावरफुल बनाती है। एफिशिएंसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है, यानी कि प्रशासनिक जो अमला होता है, प्रशासनिक वर्ग जो होता है, वो किस तरह की काम करने की एफिशिएंसी उनके पास में है। डिप्लोमेसी क्या है, आइडियोलॉजी किस तरह की है, एजुकेशन सिस्टम वहाँ का किस तरह का है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे कितने हैं, फॉरेन सपोर्ट एंड डिपेंडेंसी कितनी है, इंटेलिजेंस नेटवर्क कितना है। ये सारे जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट क्या है, आपके नेशनल पावर को बढ़ाने के वेपन्स हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये वाले पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, लिमिटेशन ऑफ नेशनल पावर। नेशनल पावर की कुछ लिमिटेशन भी होती है, उसके साथ में कुछ बाउंडेशन भी लगी होती है, उसके साथ में कुछ सीमाएं भी लगी हुई होती है। इसमें क्या है, इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटीज़, यानी कि किसी भी राष्ट्र को अपने जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं और संधियाँ होती है, ट्रीटीज़ होती है, उनका पालन करना होता है, वो उनसे परे जाकर बात नहीं कर सकता। इसके बाद में बैलेंस ऑफ पावर कितना है, बैलेंस ऑफ पावर क्या है, बैलेंस ऑफ पावर की स्थिति जो है वो भी आपको आपकी जो नेशनल पावर को कंट्रोल करती है। इंटरनेशनल मॉरलिटी क्या है, इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और कलेक्टिव सिक्योरिटी, डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल, ये सारे पॉइंट जो हैं वो आपके नेशनल पावर को कम करते हैं, लिमिट करते हैं। आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज़ का उल्लंघन करते हुए आप अपने राष्ट्र को पावरफुल बनाएं, नहीं। इंटरनेशनल मॉरलिटी क्या कहती है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सभी लोग नैतिकता के पक्ष में क्या सोचते हैं, आप नैतिकता से परे जाकर आप अपने राष्ट्र को मजबूत नहीं बना सकते। इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन को नज़रअंदाज करते हुए आप अपने देश को मजबूत नहीं बना सकते। तो ये सारी बातें आपके लिमिटेशन ऑफ नेशनल पावर के अंदर आती है। तो आई होप ये वाली स्लाइड भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, एंड थैंक यू। मैंने आपको ये सारी स्लाइड मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अगर आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल एज इट इज़ इस प्रश्न को अगर आप लिख के आ जाओगे तो मुझे पता है कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इसमें से बिल्कुल यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। ये जो पैटर्न मैंने बताया, इसी पैटर्न को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद में मीनिंग इन डेफिनेशन ऑफ नेशनल पावर लिखना है, मेजर हेडिंग, और उसके अंदर ये दोनों चीज़ें लिखनी है। इसके बाद में आपको नेचर ऑफ नेशनल पावर बताना है। इसके बाद में काइंड्स और फॉर्म ऑफ द नेशनल पावर बताना है, जिसमें 3 बता रखे, मिलिट्री, इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल। इसके बाद में आपको मेथड ऑफ एक्सरसाइजिंग नेशनल पावर लिखने, इसमें इसी तरह के पॉइंट लिखने। अब आपको यूँ लग रहा होगा कि सर हम अंदर क्या लिखेंगे, आपको अंदर की टेंशन नहीं ली, ये इतना ही पॉइंट लिख दोगे तो भी सफिशिएंट हो जाएंगे। अंदर यदि आपको अच्छा आता है और भी एडिशनल जानकारी है तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप गलती से नहीं भी लिख कर आते हैं तो भी एक बार के लिए आपको बहुत अच्छे नंबर इस वीडियो के द्वारा इस तरह के पैटर्न को फॉलो करने से मिल जाएंगे। फिर आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पावर बताने हैं, जिसमें डिप्लोमेटिक, इंफॉर्मेशनल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक। इसमें सारे याद नहीं रहे, जैसे डिप्लोमेटिक में अंदर 4-5 पॉइंट दे रहे हैं, आपको 4-5 पॉइंट याद नहीं रहे, याद रहे तो अच्छी बात है, और नहीं भी रहते हैं तो एटलीस्ट 2-3-4 पॉइंट तो अपने को याद रहने ही चाहिए, जो आसान पॉइंट हो। इसी तरह से इन्फॉर्मेशन में भी ध्यान रख लेना, मिलिट्री वाले में भी ध्यान रख लेना, इकोनॉमिक्स वाले में भी ध्यान रख लेना। चलते हैं अपन अगले वाले। अब आता है एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। ये एलिमेंट्स मैंने अभी बता दिए कि किस तरह से, तो ये आपकी सब हेडिंग, मेजर हेडिंग हो जाएगी। उसके बाद में ज्योग्राफी पहला पॉइंट बनेगा, पहले पॉइंट के अंदर वापस ये सब पॉइंट बनेंगे। इसके बाद में दूसरा पॉइंट बनेगा नेचुरल रिसोर्सेज। इस नेचुरल रिसोर्स के अंदर वापस ये पॉइंट लिखने हैं।
फिर तीसरा पॉइंट है आपके पॉपुलेशन, इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं है। फिर चौथा पॉइंट, इस तरह से ये पॉइंट बना रखे हैं, इनके अंदर वापस कोई पॉइंट नहीं। इसी तरह से एक एक लाइन यदि आप इसके अंदर लिखना चाहो, समय मिले, आपको लगे कि लिखना है और अगर आपको आता है तो आप लिख सकते हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। इसके बाद में आपको लास्ट लिखना है लिमिटेशन ऑफ नेशनल पावर, यानी कि इसके अंदर जो क्या क्या बाध्यताएं हैं वो आपको लिख देनी है। इस तरह से आपका ये वीडियो पूरा होता है। और मैंने BA LLB वालों के लिए 2 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। एक तो ये वीडियो है नेशनल पावर का और एक UNO वाला जो वीडियो है। इन दोनों वीडियो को आप बहुत अच्छे से देख लेना, क्योंकि कई बार इस पर से प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले समय में मुझे आशा है कि इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें। बस आपसे इतनी ही आशा और उम्मीद के साथ में आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।